नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। तो आखिरकार वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। बजट को लेकर पिछले कई दिनों से संशय लगातार बरकरार था। हर किसी वर्ग की अपनी अपनी उम्मीदें थी और हर कोई इसी ताक में था, इसी इंतजार में था कि आखिर उन वर्गों के लिए, उन लोगों के लिए, उनके पक्ष में सरकार क्या ऐलान कर सकती है, क्या घोषणाएं कर सकती है, क्या बजट का पिटारा उनके लिए खुलेगा या फिर उनके हाथ में झुनझुना ही थमा दिया जाएगा। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है और अब यह स्पष्ट हो गया है कि आखिर किसके खेमे में क्या आया है, किसके पाले में किसे क्या मिला है। और तस्वीर अब चूंकि साफ हो चुकी है और इसी के बाद से अब चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो चुका है। सरकार ने एक तरीके से हर वर्ग को साधने की कोशिश अपने इस बजट के माध्यम से की है। बात शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, रोजगार की हो, युवाओं के उत्थान की हो, हर किसी क्षेत्र को लेकर सरकार ने कई बड़े और महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं और कई बड़ी राशियों का समावेश भी उसमें किया है और जिसके माध्यम से अब योजनाएं बनाई जाएंगी और योजनाओं के माध्यम से एक बजट, एक खाका तैयार कर लिया गया है और उन योजनाओं को अब धरातल पर उतारा जाएगा। तो अब इसी के लिए अब चर्चाओं का बाजार चूंकि गर्म हो चुका है और चूंकि कृषि क्षेत्र भी ऐसा है जिसको लेकर, जिसके मद्देनजर सरकार ने कई बड़े और महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। आज इसी ऐलानों को लेकर किसान क्या खुश है, क्या नाखुश है, क्या किसानों को वाकई उनके लिए जो वो उम्मीद लगाए बैठे थे उन सभी उम्मीदों पर क्या सरकार खरा उतरी है या नहीं, ये सब हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इसी मामले पर विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कृषि नेतृत्व योगेश चंद्राकर जी। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले योगेश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि चूंकि सरकार ने अपना पिटारा तो खोल दिया है, किसानों के लिए अगर बात करें तो लगातार छत्तीसगढ़ को चूंकि धान का कटोरा भी कहा जाता है और किसान काफी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार उनके लिए, उनके पक्ष में क्या कुछ योजनाएं लाती है, क्या बड़े ऐलान करती है। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि सरकार ने जो ऐलान किया उसमें 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है किसानों के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए। पहली प्रतिक्रिया बजट को लेकर इस पक्ष से। देखिए, आज छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में श्री ओपी चौधरी जी ने जो वित्त मंत्री के रूप में आज जो बजट पेश किया गया है, मैं उस बजट का किसानों की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। और आज जो जिसने किसानों के लिए जो ऐतिहासिक बजट उन्होंने रखा है, पिछली बजट में भी कुछ दिन पहले अनुपूरक बजट में उन्होंने कृषक उन्नति योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपया का प्रावधान जो किया छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, वो सबसे पहले ऐतिहासिक है और इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ के किसानों की ओर से मैं उनको धन्यवाद देता हूं। दूसरा, आज उन्होंने मुख्य बजट में अतिरिक्त 10,000 करोड़ रुपए का बजट जो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो शामिल किया है, वो भी एक ऐतिहासिक रूप में है। विभिन्न मत में जो किसानों की राशि को देकर अगर आप देखें इस बजट में, तो कहीं ना कहीं किसानों को एक अग्रणी और एक ऊर्जावान बनाने के लिए यह बजट साबित होगा। चलिए, बिल्कुल। कई ऐसे क्षेत्र हैं कृषि को बढ़ावा देने के लिए जिसके मद्देनजर सरकार ने यहाँ पर कई बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मत्स्य पालन की, मछली पालन की अगर बात करें तो इस वर्ग के लिए भी एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है कि इस व्यापार को, इस व्यवसाय को और ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। क्या लगता है आपको, मछली व्यवसाय को बढ़ावा देना किसानों के लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यतः फसलों के आधारित पर कृषि क्षेत्र पहले से संचालित हो रहा है, लेकिन समय समय पर युवाओं की मांग पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में युवा वर्ग भी हैं और उनकी मांगों पर, किसानों की मांगों पर और एक प्रकार से व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर उनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन है या अन्य जो डेयरी पालन है, उसमें अगर सरकारों का अनुदान राशि प्राप्त हो के उसमें बजट में शामिल करके उनको आगे बढ़ाने का अगर एक काम किया गया है, मत्स्य पालन में भी उनका बजट में एक मतलब अनुरूप में उनको डाला है, तो ये निश्चित रूप से आगे किसानों को अग्रणी और लाभदायक बनाने के लिए ही किया गया कदम है। चलिए, बिल्कुल। तो यानी कि कुल मिलाकर ये स्वागत योग्य है, ये बिल्कुल स्वागत योग्य है ये किसानों के लिए। चलिए, बिल्कुल। ब्याज मुक्त कृषि ऋण का भी जिक्र कहीं ना कहीं सरकार ने किया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, कैसे आप इसका विश्लेषण करेंगे? देखिए, मैं जहाँ तक एक किसान होने के नाते मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को देखा है और मैं खुद किसानी किया हूँ, तो मेरे को मालूम है कि कृषि ऋण एक ऐसा चीज है जो किसानों को संबल बनाने के लिए काम किया जाता है। समय समय पर उसको अगर ऋण अगर मिलता है तो उस ऋण का मतलब उपयोग करके वो आगे बढ़ते रहता है। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि ऋण के ब्याज
ऋण में अगर ब्याज में अगर कोई सरकार ने अगर फैसला किया है तो पिछली कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में ये ऐतिहासिक ऋण मुक्त ब्याज योजना का जो लागू किया गया था, जो निरंतर जारी है। और इस बजट में भी माननीय चौधरी जी ने जो ऋण मुक्त ब्याज का मतलब कृषि ऋण में ब्याज में जो ऋण का भार जो है कम करने के लिए किसानों को मुक्त किया है, वो बिल्कुल स्वागत योग्य है। मैं उनका किसान होने के नाते बिल्कुल इस चीज़ में भी मैं उनका स्वागत करता हूं। जी, कई महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं और व्यापार व्यवसाय के हिसाब से भी, इस लिहाज से भी कई महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणाएं यहाँ पर सरकार ने किए हैं। करोड़ों हजारों रुपए का यहाँ पर प्रावधान भी विशेष तौर पर किया गया है। इन्हीं में से एक है सिंचाई परियोजना को बढ़ावा देने के लिए नर्सरी की भी स्थापना करने की भी बात यहाँ पर कही गई है कि 14 विकास खंडों में नवीन नर्सरी की स्थापना होगी। तो क्या लगता है इस लिहाज से अगर देखें तो क्या रोजगार को, क्या किसानों को कैसे और कितना फायदा मिलेगा, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, नर्सरी योजना का हमको विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि नर्सरी में जैसे प्राइवेटेशन में अगर किसानों को अगर प्राइवेट में अगर नर्सरी योजना का लाभ देने का अगर योजना बजट में शामिल है तो निश्चित रूप से किसान इसमें उन्नति की ओर ही आगे बढ़ेगा। और दूसरी जो बात है सिंचाई योजना को निश्चित रूप से भाई आज हम देखें कि पिछला ऐतिहासिक रूप से जो बांध का निर्माण किया गया था, छोटा छोटा बांध भी निर्माण किया गया था, उस रूप से अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य में बड़ा कोई बांध का निर्माण नहीं किया गया है। अगर सिंचाई के दृष्टिकोण से हम देखें, छत्तीसगढ़ के किसानों के दृष्टिकोण आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित रूप से हमको सिंचाई क्षमता आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जो सिंचाई क्षमता में जो किसान समृद्धि योजना है, जो मतलब भूमिगत जल को खोदाई करने का जो एक रहता है, उसमें भी पिछली सरकार हमारी मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, तो किसान समृद्धि योजना करके लागू किया गया था। शायद इस बजट में वो पैसे का फिर से पुनः संयोजन किया होगा, बजट में लाया होगा। तो निश्चित रूप से सिंचाई के दृष्टिकोण से और जो आगे जो बजट में रखा गया है उसके हिसाब से किसानों को आगे बढ़ाने वाला ये कारगर साबित होगा। चलिए, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे किसान तो आगे बढ़ रहे हैं योगेश जी, लेकिन इसको अगर शिक्षा से और युवाओं से जोड़कर अगर देखा जाए तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि किसानों के हित में तो बात हो रही है, किसानों के व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है इसको लेकर भी बात हो रही है, लेकिन इसी क्रम में, इसी तारतम्य में सरकार ने एक और बड़ा ऐलान ये भी किया है कि कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। 3 से 4 जगह ऐसे चिन्हांकित किए गए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के, जहां पर कृषि महाविद्यालय यहाँ पर खोले जाएंगे, जिसपे युवाओं को वहां पर कृषि से संबंधित ज्ञान मिल सके और वो उसमें आगे अपना करियर बना सके, भविष्य संवार सके। कृषि विद्यालय खोलना बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि अगर हम शिक्षा के पायदान में देखें तो कृषि को शिक्षा से जोड़ना ही पड़ेगा। आज हम गांव में जाके देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो युवा शक्ति है वो कहीं ना कहीं कृषि से विलोपित होते जा रहे हैं, कृषि से दूरी बनाते जा रहे हैं। अगर हम इसको शिक्षा के माध्यम से जोड़ के अगर उसको व्यापारिक, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ है कि कृषि क्षेत्र को अगर शिक्षा मिल जाए तो आज के जो युवा हैं उनको समझने का मौका मिलेगा कि किस तरह से हम कृषि को एक व्यापारिक ढांचे की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। और ये निश्चित है कि अगर कृषि क्षेत्र को अगर व्यापारिक रूप से हम आगे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं हमारी युवा शक्ति एक उभर कर इसका सामना करेंगे और देश में कीर्तिमान हासिल करेंगे। और कृषि के बारे में जो आज के युवा सोचते हैं वो ये सोचेंगे कि कृषि ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, शिक्षा के दृष्टिकोण से भी उसमें आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए जो नवीन महाविद्यालय का जो इस बजट में प्रावधान रखा गया है माननीय चौधरी जी ने, तो ये बिल्कुल ही स्वागत योग्य है। मैं इनका स्वागत करता हूं। चलिए, बिल्कुल। तो रोजगार से चाहे शिक्षा से जोड़ने के लिए युवाओं के लिए एक बहुत ही खास और नेक पहल सरकार की ओर से निश्चित तौर पर इसे कही जा सकती है, क्योंकि ये बात सच भी है योगेश जी की एक पीढ़ी दर पीढ़ी किसान जो है वो अपनी इस चीजों को आगे बढ़ाता चला जाता है, लेकिन आजकल के युवा कहीं ना कहीं नवीन चीजों की ओर ज्यादा उनका झुकाव देखने को मिलता है और इस वजह से वो अपनी इस जनरेशन के साथ में आगे नहीं बढ़ पाते, तो एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। तो इसी अंतर को पाटने की कोशिश शायद सरकार ने की है और यही वजह है कि एक उन्होंने बड़ा ऐलान भी यहाँ पर किया है। इसके अलावा सिंचाई परियोजना को लेकर भी आपसे समझना चाहेंगे कि इसको लेकर भी सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं और बड़ा प्रावधान, बड़ी राशियों का 300 करोड़ रुपए का प्रावधान सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा देने के माध्यम से किया गया। सिंचाई परियोजना में होता ऐसा है कि इसमें सेंट्रल सिंचाई परियोजना का भी बजट के साथ में जोड़ा जाता है।
अब चूंकि सिंचाई परियोजना को हमको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देश में अभी देश के किसान भी अभी कई अधिकतर ऐसे भूमि हैं जहां सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर सिंचाई सुविधा के लिए 300 करोड़ का रुपए का प्रावधान रखा है, और बेहतर ये होता कि सिंचाई इसमें अगर सूक्ष्म सिंचाई से लेकर वृहद सिंचाई सुविधा में अगर इसकी राशि को और बढ़ाया जाता, तो हमारी जो बंजर भूमि है, जहां कृषि योग्य जो ज़मीन नहीं है, उसी में भी हम हरित क्रांति का एक नाम नया पैदा करते और उसमें कृषि की ओर और अग्रसर होने का हमको मौका मिलता। बिल्कुल, चूंकि हम बजट को लेकर बात कर रहे हैं और लगातार कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसके मद्देनजर सरकार ने कई बड़े ऐलान किए, हजारों लाखों करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान किया है। इस पूरे बजट को ओवरऑल अगर देखा जाए योगेश जी, तो 33% की वृद्धि कृषि बजट में हुई है। कैसे आप देखेंगे, क्या आप कहेंगे आप इस पर? इसमें ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी ने जो गारंटी दिया था, उस गारंटी के तहत एक ऐतिहासिक निर्णय 3100 रुपए जो धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल ये देने का जो उन्होंने गारंटी दिया था, उसमें लमसम एक बहुत बड़ा बजट और एक किसानों के लिए सौगात है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए जो पिछली सरकार 4 किस्त में देता था और जो 2500 रुपए तक का ही निर्मित रहता था, जो स्वामीनाथन आयोग की कमेटी जो भारत सरकार ने मतलब उस कमेटी का मतलब रिप्रेजेंट किए थे, है ना, तो उसके अनुपात में कहीं ना कहीं ये जो मूल्य जो मिल रहा है हम छत्तीसगढ़ के किसानों को, धान किसानों को, वो ऐतिहासिक है, निर्णायक है। और इस दृष्टिकोण से अगर हम और आगे इसको मतलब बजट में जो 33% की वृद्धि हुई है और 10,000 करोड़ का अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में ही प्राइवेट अलग से बढ़ोतरी हुई है, तो इसको अगर हम देखें तो कुल मिला के 33% की वृद्धि यहाँ छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है, ऐतिहासिक भी है। और आगे यह छत्तीसगढ़ प्रदेश जो किसानों का प्रदेश है, जो आदिवासियों का प्रदेश है, उनको बिल्कुल ही इसमें अग्रणी रखना चाहिए और बजट में अग्रणी ही रख के इसको आगे बढ़ाना चाहिए, जो स्वागत योग्य है। बिल्कुल, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर सरकार ने यहाँ पर ऐलान तो यहाँ किए हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, युवाओं को किसानों कृषि क्षेत्र से जोड़ने की बात हो, या फिर व्यापार के लिहाज से भी अगर देखें तो यहाँ पर अलग अलग ऐसी चीजें हैं जिसके लिए सरकार ने कई प्रावधान किए। इन्हीं में से एक यदि इसको ओवरऑल मिलाकर देखा जाए तो कृषि उन्नति योजना है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है, और इसके लिए भी बड़ा प्रावधान किया गया है 10,000 करोड़ रुपए का, जिसमें सभी चीजों का समावेश किया गया है। तो क्या ये स्वागत योग्य है, या आपको लगता है कि इस पर और ज्यादा राशियों का प्रावधान किया जाना चाहिए था, या आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? इसमें राशि का तो बढ़ोतरी हुआ ही है ना, 33% कृषि क्षेत्र के लिए बढ़ोतरी हुआ ही है। अब किसान ऐसा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसानों का जो प्रदेश है वो ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ किसानों का प्रदेश होने के नाते उनकी बजट की जो व्याप्तता है उनके लिए ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो है जैसा है, पिछली बजट से हमको ज़्यादा मिल रहा है, हम उसमें खुश हैं। 12,000 करोड़ रुपया कृषक उन्नति योजना में, एक ही योजना में 12,000 करोड़ रुपया हमको मिल रहा है, जबकि अन्य योजनाओं के तहत भी 10,000 करोड़ रुपया का इसमें किसानों के आज मुख्य बजट में रखा गया है, जो सब मिला के 33% की वृद्धि को देखते हैं। तो इस तरह से अगर चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे शिक्षा की दृष्टिकोण से देखें, सामूहिक अगर कृषि नेतृत्व के दृष्टिकोण से अगर हम उसको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यह बजट छत्तीसगढ़ के प्रदेश के किसानों के लिए अच्छा है, लाभकारी है। और आने वाले समय में 2024-25 का आज बजट प्रस्तुत हुआ है, 25-26 की भी बजट में आगे हम आशा रखते हैं कि किसानों के बजट में इसी तरह से कहीं ना कहीं वृद्धि होते रहे। सिंचाई बांध का जिक्र आपने कुछ देर पहले किया था योगेश जी, और उसको लेकर भी सरकार ने यहाँ पर ऐलान यहाँ किए हैं, जिसके तहत ये भी देखा गया कि सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। कुछ देर पहले जब आपसे सिंचाई को लेकर सवाल किया गया था तो आपने बांध का भी जिक्र वहां पर किया था। बांध का जिक्र मैं इसलिए किया था, 72 करोड़ रुपया जो बांधों के लिए रखा गया है वो कहीं ना कहीं उनके मेंटेनेंस खर्च के लिए रखा गया है। मेंटेनेंस भी समय समय में होना चाहिए, क्योंकि आप केवल यहाँ किसानों की सिंचाई के नाम से ही बांध को नहीं दे सकते, क्योंकि ये यहाँ की जो छत्तीसगढ़ की पूरी जनता है वो पेयजल के लिए भी उपयोग करते हैं, यहाँ के उद्योग के लिए भी उपयोग होता है। तो बांधों के संरक्षण के लिए बहुत ही मतलब जो 72 करोड़ रुपए का जो रखा गया है, और पिछली सरकार में भी अगर रखते ही होंगे
तो 72 करोड़ रुपया अभी जो मरम्मत के लिए रखा गया है वो ठीक है, कारगर है। लेकिन नया बांध कहीं कहीं पे अगर देख के, सोच के, विचार करके अगर नया बांध या आपसी नदियों को आपस में जोड़ के खेतों तक सिंचाई अगर पानी हम पहुंचाने में, जिसका लमसम बजट कुछ ज़्यादा ही होगा, तो वो रखें तो हमारे लिए स्वागत योग्य रहेगा। मैं इतना ही इसमें कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, क्योंकि अब ये जो सरकार की ओर से जो महत्वपूर्ण ऐलान किए गए थे, इसको लेकर तो हमने आपसे विस्तार से चर्चा की है। आपकी राय भी हमने जानने की कोशिश की है। राशियों का प्रावधान भी यहाँ पर किया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सरकार की ओर से ये कही गई है कि कृषि आधारित व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। तो अगर इन सभी योजनाओं को अगर एक किनारे पर रख दिया जाए तो किसान नेतृत्व होने के नाते, किसान नेता होने के नाते और एक खुद किसान होने के नाते आप कैसे इस फैसले को देखते हैं, और क्या लगता है आपको कि किस प्रकार से किसान आगे बढ़ सकता है, अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकता है, कैसे उसका विजन हो सकता है? देखिए, मुख्यतः जो छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट प्रस्तुत कर कृषि को व्यापारिक दृष्टिकोण से देखने की बात कही है और उनकी सोच रखी है, तो मैं किसान होने के नाते, किसान नेतृत्व होने के नाते मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि कृषि क्षेत्र में अगर हम लोग यह सोचें कि केवल कृषि ही न रहे, उनको व्यापार भी बनाएं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र में कृषि को जो परंपरागत जो कृषि से अपना करते आते हैं, उससे जो विमुख होते जा रहे हैं वो जुड़ेंगे। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आप जैसे कृषि यांत्रिकी ले लीजिए, कृषि यांत्रिकी में तरह तरह की योजना है ना। जैसे हम हार्वेस्टर लेते हैं, ये इससे हमको एक व्यापारिक कृषि से जुड़ा हुआ व्यापार मिलता है। दूसरा चीज़ है एक मतलब जैसे हम अगर कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय, जैसे पेट्रोल पंप हो गया है ना, या कृषि केंद्र, दवाई का कृषि केंद्र हो गया, हमको कुछ अनुदान में या हमको कुछ लाइसेंस बनाने के लिए उसमें कुछ मतलब ये करके हमको लाइसेंस बनाने के अगर परमिशन दे, तो हम उसमें मतलब हमारे बच्चे जुड़ेंगे और हम भी जुड़ेंगे कृषि क्षेत्र में। इस तरह से व्यापार निरंतर होते जाएगा। दूसरा एक मतलब पड़ाव इसका ये है कि मत्स्य पालन है, कुक्कुट पालन है ना, बकरी पालन है, डेयरी पालन है। अगर इसमें भी हम देखते जाएं तो इसमें भी एक पड़ाव ये है कि इसमें भी हम निरंतर व्यावसायिक दृष्टिकोण से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ परंपरागत हमारी खेती, दूसरी तरफ योजनाओं का लाभ लेके हम निश्चित रूप से आगे बढ़ें, तो हमारे जो आने वाले बच्चे, जो हमारे आने वाले पीढ़ी हैं, जो निरंतर कृषि क्षेत्र से विमुख होने की बात हो रही है, वो जुड़ेंगे। और निश्चित रूप से मैं विश्वास रखता हूं कि कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होगा जो व्यापार में भी आगे बढ़ेगा और किसानों के नाम से भी आगे बढ़ेगा और पूरा देश नहीं, पूरा विश्व में ख्याति हासिल करेगा। चलिए, बिल्कुल। और इसी वजह से भारत को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है और ये अब कहीं ना कहीं सपना साकार होता है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, छोटी सी बात है। जैसे हमारी परंपरागत खेती धान की खेती होती है, हम 12 महीने में 5 महीना 4 महीना हम खेती करते हैं, बाकी समय हमारा खेत पूरा खाली रहता है ना। तो कहीं ना कहीं एक छोटी सी चीज है, जैसे व्यवस्था, गौठान के नाम से पिछली सरकार ने घोटाला भी किया और व्यवस्थित भी नहीं किया, ये सब जगह दिख रहा है ना। तो ये जो जानवर जो खुले में चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे शासन के माध्यम से, चाहे उसमें नियम कानून बना के, इसको अगर इन पे अगर लगाम कसा जाए, तो हम जो 5 महीना खेती करते हैं, 12 महीना जो हमारा खेत है, उसमें हम प्लस सेकंड फसल लेके, जो जिसमें सिंचाई की भी व्यवस्था नहीं होती, जैसे मैं पुराना याद दिलाता हूँ, उन्हारी की फसल, जिसमें तुअर है, मसूर है, चना है, राई है, गेहूं है, इस टाइप से जो फसल है उसको हम पुनः ले सकते हैं। किसान समृद्धि योजना को लगातार जोड़ें तो उससे हम सिंचाई प्राप्त कर सकते हैं, सिंचाई का साधन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमको अगर सेकंड क्रॉप लें, थर्ड क्रॉप लें, तो निश्चित रूप से ये व्यापारिक दृष्टिकोण से भी रहेगा, शिक्षा के दृष्टिकोण से भी रहेगा और सामूहिक कृषि क्षेत्र में एक निरंतर विकास होगा। और दलहन तिलहन की जो कमी देश में और प्रदेश में है, वो निरंतर जो कमी है वो हटेगी और दलहन तिलहन के लिए हम आत्मनिर्भर बनेंगे। जैसे अनाज में आत्मनिर्भर बने हैं, वैसी दलहन तिलहन के लिए भी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। चलिए, बिल्कुल। तो आत्मनिर्भर भारत और छत्तीसगढ़ की बात यहाँ पर निकलकर एक बार फिर से सामने आई है। तो ये तो बात रही बजट को लेकर कि किसानों के लिए क्या प्रावधान सरकार ने किए हैं, और सरकार ने अब चूंकि ऐलान तो कर दिया है, बजट का पिटारा तो खोल दिया है, लेकिन अब सरकार के इस ऐलान के बाद, इन तमाम घोषणाओं के बाद, करोड़ों हजारों रुपए के प्रावधानों के बाद, क्या किसान वर्ग वाकई खुश है या नाखुश है, किसान का क्या कुछ कहना है, ये हमने इस बातचीत के माध्यम से जानने की और समझने की कोशिश की है। किसान नेतृत्व योगेश चंद्राकर जी हमारे साथ में जुड़े हुए थे।
योगेश जी, बहुत शुक्रिया तमाम बातों पर अपनी राय देने के लिए, जानकारी देने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो इसी के साथ आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।